नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में गिर वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने की एक मसौदा अधिसूचना को प्रस्तावित किया गया। इसके बाद इस क्षेत्र में इस पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को घोषित किए जाने का विरोध किया गया। गिर वन क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को घोषित करने की आवश्यकता क्या है और साथ ही पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया क्या है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि गिर इको सेंसिटिव जोन यानी गिर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की आलोचना क्यों की गई है, उसके कारण क्या है। इसके बाद देखेंगे कि गिर का जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें गिर नेशनल पार्क मुख्य रूप से एशियाटिक लायन के लिए महत्वपूर्ण है, ये विशिष्ट क्यों माना जाता है। इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है और साथ ही इसको घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके पर्यावरण पारिस्थितिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि हाल ही में दृष्टि संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। ये कोर्स कई स्थानों पर प्रारंभ हो चुके हैं, जैसे दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में एक बैच प्रारंभ हुआ है, उसी तरह से इंदौर शाखा में भी बैच प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा जयपुर शाखा में सुबह 8 बजे कोर्स प्रारंभ हुआ है, जिसकी टाइमिंग जो कोर्स प्रारंभ हुआ है हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स, उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे है। लखनऊ में 18 अक्टूबर से बैच प्रारंभ होने वाला है, इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11:30 बजे। इसके अलावा करोल बाग में एक और बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसका जो दिनांक होगा 13 नवंबर को ये बैच प्रारंभ होगा और इसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा है तो आप 87501 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 87501 यहां से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात हमारी कहां पर हो रही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर जो वन क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को एक इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की एक मसौदा अधिसूचना को हाल ही में जारी किया गया था, जिसका वहां स्थित लोगों द्वारा, समुदायों द्वारा, स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो गिर वन क्षेत्र है वहां कहां पर स्थित है। ये गुजरात का नक्शा आप देख रहे हैं और गुजरात में सौराष्ट्र के क्षेत्र में यहां पर ये गिर वन क्षेत्र स्थित है। ये पूरा क्षेत्र है गिर का और इसमें जो गिर नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, वो ये हरे वाला क्षेत्र है और इसके बाहर बाहर जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं ये वस्तुतः गिर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है। तो गिर में का जो वन्य क्षेत्र है उसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है और साथ ही उसमें कई वन्य जीव अभ्यारण्य भी पड़ते हैं। और सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अर्थ क्या है, उसका अर्थ है कि इस क्षेत्र को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हाईएस्ट प्रकार का उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके आसपास के क्षेत्र को अगर पारिस्थितिकी जोन, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो इको सेंसिटिव जोन यहाँ के अलग अलग प्रकार की जैव विविधता को संरक्षित करने के अंतर्गत एक बफर जोन के रूप में काम कर सकता है। बफर जोन के रूप में किस प्रकार से काम करेगा, मान लिया कोई क्षेत्र है और उसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ये क्षेत्र है, लेकिन और इसके बाहर सीधे मानव बस्तियों की उपस्थिति आपको दिख जाएगी। लेकिन ये मानव बस्तियां धीरे धीरे ये पूरा संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी कई क्षेत्र ऐसे होंगे जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे।
अगर हम इस क्षेत्र को कवर करते हुए किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर देते हैं, तो इसका मतलब है ये पैचेस में जो जैव विविधता के केंद्र यहां पर स्थित हैं, जो इकोलॉजिकल जोन स्थित हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इस इको सेंसिटिव जोन के माध्यम से इनकी जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है। और इसलिए पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी लेकिन इसमें क्या है कि यहां पर कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां भी संचालित होती हैं, और अगर हम किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं तो उसमें कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाना होता है, कई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगता है, खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगता है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये एक समस्या ऐसी है जो पर्यावरण संरक्षण और मानवीय विकास के बीच एक संतुलन स्थापित करने से भी जुड़ती है। अब अपनी खबर की तरफ जोड़ते हैं। ये पूरी समस्या की एक जड़ मैंने आपको बता दी। 18 सितंबर को हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उसमें कहा गया कि गुजरात के गिर वन के चारों ओर एक 3,328 वर्ग किलोमीटर का एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र बनाया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह के बाद ही जो प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र था, इसका दायरा घटा करके, इसकी सीमा को घटा करके 3,328 वर्ग किलोमीटर से 2,061 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। और इस कटौती का कारण यह बताया गया कि यहां रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा आवश्यक है। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के बीच कई प्रकार की वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं होती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि वहां पर पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया जा सके, उसको बनाए रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके। इसलिए इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्थानीय समुदायों की विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करना। किससे संतुलित करना? जैव विविधता और पारिस्थितिकी अखंडता से, यानी इकोलॉजी एक इंटीग्रिटी को बनाए रखना, उसकी अखंडता को बनाए रखने के अंतर्गत एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। गिर इको सेंसिटिव जोन की आलोचना क्यों की जा रही है? आप जानते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का मतलब ही है कि उसे सरकारी जो उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है सरकार की तरफ से। एशियाई शेरों का अंतिम बचा हुआ स्थान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और वन्य जीवों के लिए उच्च सरकारी संरक्षण इसको प्रदान किया गया है। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बफर जोन के रूप में कार्य करेगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि कोई संरक्षित क्षेत्र है, अगर उसके आसपास आपने इको सेंसिटिव जोन स्थापित कर दिया तो धीरे धीरे दूसरे ये अन्य चीजों के लिए एक बफर जोन के रूप में काम करेगा। किसके लिए? इस क्षेत्र के बीच और इस क्षेत्र के बीच एक बफर क्षेत्र के रूप में काम करना शुरू कर देगा इको सेंसिटिव जोन, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण को भी बनाए रख सकते हैं और साथ ही मानवीय गतिविधियों को भी एक प्रकार से आजादी दे सकते हैं इसके बाहर वाले क्षेत्र में। और अगर हमें किसी प्रकार का अनुसंधान करना है तो वो यहां पर कर सकते हैं। तो वन्य जीवों को संक्रमण क्षेत्र प्राप्त होगा इको सेंसिटिव जोन प्रदान करने से। पहली बार गिर क्षेत्र में इस पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को कब प्रस्तावित किया गया था? वर्ष 2016 में, अक्टूबर 2016 में इस तरह का प्रस्ताव पहली बार आया था और एक पहली मसौदा अधिसूचना आई थी। तब 3,328 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इस प्रस्ताव में शामिल किया गया था। इसका विरोध क्यों किया गया था? इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था और कहा गया था कि किसानों को अपने खेतों में काम करते समय जंगली जानवरों से सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर देंगे तो उसका मतलब है कि वहां पर वन्य जीव संरक्षण आवश्यक होगा, तरह तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे वहां के लोगों का रोजगार उससे प्रभावित होने की एक आशंका लगातार बनी रहेगी। हालिया विरोध क्यों हुआ है? हालिया विरोध 18 सितंबर को जो सरकार की अधिसूचना आई है उसके बाद शुरू हुआ है। उसमें भी यही कहा है कि जो गैर कृषि गतिविधियां और स्थानीय व्यवसाय हैं उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। और खास तौर से जो ये पूरा गिर वन क्षेत्र है इसमें कई जिले शामिल होते हैं, जैसे गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले के गांव लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनका व्यवसाय प्रभावित होगा, तो उसे इन गांवों को या इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने से बचना चाहिए। और जो प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन है जिसमें
328 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें 196 गांव स्थित है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव स्थित है और इसलिए इस इको सेंसिटिव जोन की एक आलोचना की गई है। गिर अपने आप में विशिष्ट क्यों माना जाता है? गिर में जो गिर वन्य क्षेत्र है उसमें केवल गिर राष्ट्रीय पार्क ही नहीं आता, बल्कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है, पनिया वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। इसके अलावा मिटियाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल होता है, जिसमें गुजरात के 3 जिलों का मुख्यतः क्षेत्र आता है, जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ के जिले के हिस्सों को ये कवर करता है। गुजरात का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर उच्च घनत्व वाली मानव आबादी भी बसी हुई है। जैसा कि आपको बताया, 196 गांव इस प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन में स्थित है। इसलिए वन्यजीव संरक्षण के साथ मानवीय विकास को बनाए रखने की एक अनूठी चुनौती पेश हो जाती है। गिर एशियाई शेरों का अंतिम प्राकृतिक आवास है। एशियाई शेर जो है इस क्षेत्र में प्रादेशिकता विशेष रूप से पाए जाते हैं और इनकी 1990 के दशक के बाद से ये प्रवृत्ति देखी गई है कि ये यहाँ के लिए जो इनका क्षेत्र था उससे बाहर के क्षेत्रों में भी काफी बार गमन कर जाते हैं। अपनी वन की सीमाओं से बाहर जाने की प्रवृत्ति उनमें देखी गई है, लेकिन समुदाय का हमेशा इनके साथ एक सहयोग भी रहा है, यानी इनको संरक्षित करने के अंतर्गत सहयोग रहा है। कई बार शेरों ने यहाँ रहने वाले स्थानीय समुदायों के पशुधन पर और साथ ही यहाँ पर व्यक्तियों पर भी हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सहन शक्ति ऐसी रही है कि उन्होंने एशियाई शेरों को के संरक्षण में एक भागीदारी स्थापित की है और उनकी भागीदारी और सरकार के प्रयासों से यह हुआ है कि जहां वर्ष 2001 में एशियाई शेरों की संख्या 327 थी, वहीं 2020 में इनकी संख्या बढ़कर के 674 हो गई है। तो एशियाई शेरों के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी क्षेत्र में, हम यहाँ पर गिर वन क्षेत्र की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इको सेंसिटिव जोन की आवश्यकता क्या होती है। एक चीज हमने बता दी कि मान लिया कोई संरक्षित क्षेत्र है, तो इस संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी कई ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे जो पैचेस में मिलेंगे, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से और इकोलॉजी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है और इस क्षेत्र पर इन कोई ध्यान नहीं दिया जाए तो इनकी जैव विविधता नष्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया जाए तो यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करने के एक आधार का निर्माण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कई बार मानव बस्तियां भी बसी होती हैं, इसलिए उनकी विकास आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में इको सेंसिटिव जोन को परिभाषित करने की कोशिश की गई है और उसमें कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें ऐसे लैंडस्केप यानी परिदृश्य और साथ ही इनका वन्य जीव समृद्ध होता है, इनमें जैव विविधता बहुत ही समृद्ध पाई जाती है। ये ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य के होते हैं और इसलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षित क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने की संभावना रहती है और इसलिए इनको संरक्षित करने की विशिष्ट आवश्यकता आन पड़ती है। इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र बफर के रूप में काम करते हैं और इससे वन्य जीवों को अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों और कम संरक्षित क्षेत्रों के बीच संक्रमण की अनुमति मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर इससे बाहर का जो क्षेत्र है वो कम संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर आप इको सेंसिटिव जोन बना देते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये संक्रमण क्षेत्र के रूप में यानी ट्रांजिशन एरिया के रूप में काम करता है, जिससे विकास की जरूरतों के साथ साथ संरक्षण की आवश्यकताओं को एक संतुलन स्थापित करने में मदद मिलती है। इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण की रक्षा के लिए वाणिज्यिक खनन यानी ये जो अगर किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाता है तो इसमें वाणिज्यिक खनन प्रतिबंधित होता है, पत्थर उत्खनन भी प्रतिबंधित होता है, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ पर बैन होती है, प्रतिबंध लगाया जाता है और प्रदूषणकारी उद्योगों पर भी बैन होता है। लेकिन इस क्षेत्र में कई चीजों को विनियमित किया जा सकता है, यानी उनको रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप रेगुलेट करने के लिए इनकी कितनी संख्या में होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे उस संख्या पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही अगर कोई होटल और रेस्टोरेंट बनाया जाएगा तो उसके लिए लाइसेंस प्रणाली भी ला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, होटल, रिसोर्ट और छोटे पैमाने के गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को यहाँ पर विनियमित किया जाता है।
इसी से लोगों को यह डर रहता है कि उनकी आजीविका के साधन पर इको सेंसिटिव जोन से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और इसलिए कई बार वो इस क्षेत्र का इको सेंसिटिव जोन का विरोध करने पर भी आते हैं। इको सेंसिटिव जोन की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण है, यानी बनाए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए ताकि स्थानीय समुदाय की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इको सेंसिटिव जोन की जो अवधारणा आई थी वर्ष 2002 में आई थी, और इसमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य, यानी जो हमने नेशनल पार्क बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, उसके आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश या इस तरह की बातें उसमें की गई थी। मान लिया कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है तो उसके आसपास का 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया जा सकता है। इस तरह की बातें इसमें आई थी जब इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा 2002 में हमारे सामने आई। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 ने एक संरक्षित नेटवर्क के बाहर के क्षेत्रों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया था। यानी ये तो संरक्षित नेटवर्क हुआ, जो गहरा संरक्षित क्षेत्र है, ये संरक्षित नेटवर्क हुआ, और जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है उसने कहा कि इसके बाहर के क्षेत्रों को भी रक्षा करने की आवश्यकता है, और उसका भी एक नेटवर्क बनना चाहिए जो जैव विविधता अलगाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारे के रूप में काम करता है। यानी अगर इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा तो ये यहाँ पर स्थित जैव विविधता को पैचेस में रोक सकता है, पैचेस में बनाए रख सकता है, और इससे ये एक लिंक के रूप में काम करेगा, पारिस्थितिकी लिंक के रूप में ये डेवलप हो सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्ष 2011 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने इसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिनमें इनके प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ गतिविधियों की सूची जारी की थी। ऐसी गतिविधियां जो निषिद्ध प्रकार की थी, ऐसी गतिविधियां जिनको विनियमित किया जाना था, रेगुलेट किया जाना था, या उनके ऐसी गतिविधियां जिनको प्रचारित करने की आवश्यकता थी। अब हम देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है कि संबंधित राज्यों के वन विभाग, यानी जिस भी राज्य को किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना है, उस राज्य का वन विभाग अपने राज्यों के भीतर प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके लिए एक साइट विशिष्ट यानी स्थान आधारित इको सेंसिटिव जोन प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वन विभाग को माना जाता है। फिर ये जो प्रस्ताव है इसकी समीक्षा के लिए एक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास जाता है, जो इसकी समीक्षा करता है, इसकी जांच करता है, और इसकी जांच के बाद एक मसौदा अधिसूचना जारी करता है जिसमें जनता से सुझाव मांगे जाते हैं, सुझावों को आमंत्रित किया जाता है, और इसके प्रकाशन के बाद, मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन के बाद जनता के पास सुझाव देने का जो समय होता है वो 60 दिन का होता है। इसके बाद इको सेंसिटिव जोन पर एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अंतिम इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना जारी करता है और किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ये इसकी एक प्रक्रिया है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा करना। ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।